गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोहरा बढ़ाएगा मुसाफिरों की मुश्किलें। उत्तराखंड में कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ने लगा। 1 दिसंबर से कैंसिल रहेगी रानीखेत एक्सप्रेस। यूपी की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी महिलाओं को मिलेगा टिकट। कांग्रेस नेत्रियों ने टिकट की दावेदारी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी को नए सिरे से लागू करने की तैयारी। बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। डेंगू के बाद जीका वायरस को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग का कई शहरों पर विशेष फोकस है। वहीं आपको बता दें, 15 नवंबर को कुमाऊं दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम। 16 नवंबर तक कुमाऊं के अल्मोड़ा जिलों में प्रवास करेंगे। आगे रुक करते हैं, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। कोहरे की वजह से मुसाफिरों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कोहरा मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ाएगा। बड़ी जानकारी है कि 1 दिसंबर से कैंसिल रहेगी रानीखेत एक्सप्रेस। रानीखेत एक्सप्रेस 1 दिसंबर से कैंसिल होगी और उत्तराखंड में कोहरे का असर अब रेल सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। कुमाऊं को देश भर से जोड़ने वाली ट्रेन पर कोहरे की मार पड़ रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है, कोहरा अब मुसाफिरों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है। रात में पड़ी ओस सुबह बर्फ की चादर में तब्दील होने लगी है और इस वक्त सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है उत्तराखंड। वहीं जानकारी है कि 1 दिसंबर से रानीखेत एक्सप्रेस कैंसिल रहेगी। सीधा असर रेल सेवाओं पर देखने को मिल रहा है कोहरे का। वहीं कुमाऊं को देश भर से जोड़ने वाली ट्रेन भी कोहरे की मार पड़ने लगी है। तो रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से कोहरा बढ़ने लगा है, ठंड बढ़ने लगी है उत्तराखंड में, अब मुसाफिरों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। रानीखेत एक्सप्रेस 1 दिसंबर से कैंसिल रहेगी। बढ़ते ठंड और बढ़ते कोहरे की वजह से ओस की बूंदें सीधा देखा जा रहा है बर्फ में तब्दील होने लगी है। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे धनराज का। धनराज, जिस तरीके से कोहरा बढ़ने लगा है, मुश्किलें हो गई हैं खड़ी मुसाफिरों के लिए, क्या जानकारी आपके पास? कहा जा रहा है कि रानीखेत एक्सप्रेस 1 दिसंबर से कैंसिल रहेगी। सोनिका, बिल्कुल मौसम बढ़ता जा रहा है, सर्दी अब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं उन पे भी एक कोहरे का असर पड़ना लाजमी है। क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो एक कोहरा जरूर आता है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा आता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। यानी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिसंबर और जनवरी का महीना एक तरीके से सर्द मौसम का माना जाता है और कोहरा अधिक पड़ता है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं रानीखेत एक्सप्रेस जो है 1 दिसंबर से कैंसिल हो जाएगी और वो नहीं चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे जो मुसाफिर हैं उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। वहीं सोनिका, आप देख सकते हैं कि जब दिसंबर और जनवरी में कोहरा पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उनमें अधिक कोहरा पड़ने के कारण जो गाड़ियां हैं वो भी रेल लाइन पर चलती है, तो उसी की तरह ट्रेनें भी थोड़ा लेट होती है कि 3 से 4 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुसाफिरों को सीधा इससे परेशानी का सामना जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस मुसाफिर को जल्दी पहुंचना होता है तो उसको कहीं ना कहीं 3 घंटे लेट वो पहुंचेगा, तो उससे एक तरीके से उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। सोनिका, तो जिस तरीके से ठंड बढ़ने लगी है धनराज, कैसा माहौल उत्तराखंड में आप देख रहे हैं? क्योंकि ओस की बूंदें भी देखी जा रही है कि तब्दील होने लगी है बर्फ में। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं, इस समय जो है मौसम सर्द होने लगा है। हालांकि दिन में धूप जरूर निकलती है, लेकिन ठंडक अभी मौसम में शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर धूप सूरज देवता के दर्शन तक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो मौसम है उत्तराखंड का वो लगातार बदलता रहता है, ठंड मौसम है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी इस मौसम में जरूर होती है। जिस तरीके से देखा जाए कि केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें या ऊंचे इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी जरूर होती है और उससे सर्द मौसम जरूर बढ़ता है सोनिका। लेकिन अभी बात करें तो सिर्फ सुबह शाम की ही सर्दी उत्तराखंड में देखी जा रही है। हालांकि दिन में जो है धूप रहती है और गर्मी थोड़ा मौसम में बनी रहती है सोनिका।
वहीं धनराज, जानकारी के मुताबिक कुमाऊं को देश भर से जुड़ने वाली ट्रेन पे भी असर देखने को मिलेगा, यानी यात्रियों को अब सतर्क होने की जरूरत है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से कोहरा लगातार पड़ता है तो कहीं ना कहीं ट्रेनों पर उसका असर जरूर पड़ता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाली ट्रेनें हो, कुमाऊं से जुड़ने वाली ट्रेनें हो या फिर प्लेन इलाकों से चलने वाली ट्रेन हो, सभी ट्रेनों पर इसका असर जरूर पड़ता है। क्योंकि जब कोहरा पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो चालक होते हैं ट्रेन के, उनको थोड़ा दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है और जिससे कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही यात्रियों को भी थोड़ा सावधान इसमें रहना होगा, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वास्थ्य पर भी इसका असर जरूर दिखता है। धनराज, जिस तरीके से कोहरा के कारण ट्रेनों पर असर रहेगा तो क्या फिर कोई दूसरे इंतजाम किए गए हैं मुसाफिरों के लिए, यात्रियों के लिए? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि ये जो कोहरा है ये प्राकृतिक, एक तरीके से प्राकृतिक माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई कोहरा को हटा नहीं सकता और ला नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक इसको माना जाता है। लेकिन इसके लिए इंतजाम के लिए कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं उनके लिए जो वो सही से पहुंच सके उनके लिए जरूर रेलवे विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हैं। ये लाइटों का प्रबंध किया जाता है कि जिस तरीके से लाइटों के सहारे कहीं ना कहीं जो ट्रेन के चालक हैं वो लाइटों के सहारे अपने गंतव्य तक पहुंच सके और यात्रियों को सही समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचा। ठीक है धनराज, आप मेरे साथ बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस नेत्रियों ने टिकट की दावेदारी में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, महिलाओं पर भरोसे का असर कांग्रेस में दिखने लगा है। महिलाओं पर जो भरोसा किया जा रहा है वो दिख भी रहा है। महिलाओं को 40% टिकट देने की खुलकर पैरवी भी हो रही है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अब महिलाओं को टिकट दिया जाएगा यूपी की तर्ज पर ही, तो कांग्रेस नेत्रियों ने टिकट की दावेदारी में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से तमाम पुरजोर कोशिश की जा रही है हर वर्ग को साधने की। अब महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। धनराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। धनराज, आपने सुना जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट दिया गया है, अब उत्तराखंड में भी वही रणनीति अपनाई जाएगी? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक है और यूपी में भी 2022 का चुनाव होना है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने यूपी में एक ऐलान किया है कि महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट दिया जाएगा और तमाम महिलाएं जो उत्तराखंड की कांग्रेस की नेत्रियां हैं वो लगातार इसमें हिस्सा लेने की बात कर रही हैं कि महिला को 40% टिकट के में भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं पर एक भरोसा जताते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% टिकट देने की बात कही है, तो उत्तराखंड में भी इस पर विश्वास जताया जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है सोनिका कि जब महिलाएं आगे आएंगी तो कहीं ना कहीं उनको टिकट जरूर दिया जाएगा और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना जानती है, क्योंकि इनकी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो खुद एक महिला है और जो महासचिव है वो भी एक महिला है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना जानती है। तो उसी सम्मान के तहत ये 40% सीट देने की बात जो कही गई है तो इसमें कहीं ना कहीं अब महिलाएं भी सामने आने लगी हैं और तमाम महिलाएं अब अपनी दावेदारी ठोकने लगी हैं उत्तराखंड। धनराज, महिलाएं दावेदारी भी ठोक रही हैं और 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई है। कितना फायदा कांग्रेस को होगा इससे? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार चुनाव के टाइम पर हर वर्ग को साधने की कोशिश करती है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी एक पासा ये फेंकता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से 40% टिकटों की देने की बात महिलाओं को की है, तो कहना कहीं महिलाओं से जो वोट है, महिला वो कैडर का जो वोट है वो कहना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आया, क्योंकि जब महिला एक उतरती है तो कहना कहीं महिलाएं उसकी ओर झुकती हैं और तमाम महिलाएं कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगी। तो लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना फायदा इसमें कांग्रेस को होगा और कितना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि सोनिका आप देख रहे होंगे कि बीजेपी भी लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने भी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है किस्तों में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, तो जरूर इसका फायदा 2022 के चुनाव में दोनों पार्टी को मिलेगा।
अब बिल्कुल धनराज, और वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि भविष्य में पता चलेगा 2022 में क्या परिणाम रहेंगे। बहुत शुक्रिया धनराज मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी को नए सिरे से लागू करने की जानकारी मिल रही है, लागू करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी को नए सिरे से लागू करने की तैयारी है। बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। औद्योगिक संगठनों ने छूट देने का मामला सीएम के समक्ष उठाया था। आपको बता दें, बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी को नए सिरे से लागू करने की तैयारी की जा रही है। बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जाएगा, रोजगार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। औद्योगिक संगठनों की तरफ से छूट देने का मामला सीएम के समक्ष उठाया गया था। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार संपर्क में रहते हैं व्यापारियों के साथ। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी को नए सिरे से लागू किया जाएगा, किस तरीके से इसका फायदा उद्योगों को मिलेगा और क्या जानकारी आपके पास? देखिए सोनिका, उत्तराखंड के अंदर जो मेगा इंडस्ट्री है उनको लेकर के एक समीक्षा बैठक की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करें और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आप देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की अगर बात करें तो वहाँ पर काफी कम संभावना है, लेकिन अगर कुछ मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर संभावनाएं ज्यादा हैं। और स्टेट की अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर संभावनाएं लेकिन कम रहती है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार का एक प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर रोजगार को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो मेगा इंडस्ट्री को लेकर के पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है। अभी इस पॉलिसी का हालांकि कोई ऐसा बताया नहीं गया है कि औपचारिक रूप से कि उसमें क्या कुछ रहेगा, लेकिन सूत्रों की अगर हवाले से जो खबर की बात माने तो कहीं ना कहीं जो मेगा इंडस्ट्री है उनको कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी, कहीं ना कहीं टैक्सेस में छूट दी जाएंगी। उनके साथ कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाएगी कि सरकार का तो फायदा हो ही हो, साथ में जो उत्तराखंड से जुड़े जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के जो लोग बाहर स्टेट में जॉब करने आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर रोजगार मिले। तो रोजगार को बढ़ावा देने का काम है, साथ ही साथ युवाओं को भी 2022 के जो चुनाव है उसमें टारगेट करने का काम उत्तराखंड सरकार के जो मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस इंडस्ट्री के द्वारा करेंगे। तो जिस तरीके से नई पॉलिसी को लागू करने की बात कही जा रही है, संचित युवाओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? देखिए, अगर युवाओं की बात करें तो रोजगार तो उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा और प्रमुख मुद्दा माना जाता है, जिसके ऊपर तीनों ही पार्टियां इस वक्त उत्तराखंड के अंदर राजनीति कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तीनों ही पार्टियां रोजगार को लेकर के उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा मुद्दा भी बनाए हुए हैं। तीनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सरकारों में किए गए कार्य भी बता दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही कहने में लगी है कि उत्तराखंड के अंदर जो भी सरकार रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही, दोनों ही सरकारों ने बेरोजगारी को लेकर के और युवाओं के लिए कुछ नहीं करा। तो इंडस्ट्रीज को लेकर के वो उत्तराखंड के अंदर आएंगे। और देखिए, इंडस्ट्री समिट उत्तराखंड के अंदर हुआ था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के अंदर रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ाने का जो तैयारी सरकार कर रही है उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जो बेरोजगारी की जो दर की अगर बात करें तो उसमें भी कमी आएगी। और साथ ही साथ अगर ऐसी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर लगेगी तो यहाँ पर से जुड़े जो छोटे रोजगार के लोग हैं उनको भी रोजगार करने का मौका मिलेगा और तमाम तरीके के फायदे उत्तराखंड की जनता को सीधा तौर पर मिलेंगे। तो क्या संचित, इस फैसले से वाकई उत्तराखंड सरकार को फायदा मिलेगा? क्योंकि रोजगार का मुद्दा लगातार उठता रहा है उत्तराखंड में। वही विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनकी कार्यकाल में कम से कम हजारों युवाओं को नियुक्ति दी गई थी, भर्ती की गई थी, और बेरोजगारी हम बीजेपी के राज में देख रहे हैं। विपक्षी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। संचित, और उत्तराखंड के अंदर शुरू हो गया है और चुनाव आप देखिए 2022 के चुनाव पास ही अभी कुछ करीब आप लगाइए 2-3 महीने के बाद चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे ऐसे उठाए जाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, तमाम बड़े मुद्दे ऐसे जिनको लेकर के उत्तराखंड के अंदर तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियां कर रही है। और देखिए, विपक्ष का एक प्रमुख यही एक चीज होती है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हमेशा से ही आंदोलन करती है, चाहे उनकी नीतियां सही हो चाहे गलत हो, उसके खिलाफ विपक्ष को प्रदर्शन करना ही करना है, आंदोलन करना। तो विपक्ष अपना रोल निभा रहा है। लेकिन सरकार की अगर बात करें, इस वक्त जो सरकार उत्तराखंड के वर्तमान पुष्कर सिंह धामी की उसकी बात करें तो वो निश्चित रूप से अगर देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ाने का उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है। जो व्यवसाय उत्तराखंड के अंदर नहीं उनको बढ़ाने का काम कर रही है। तमाम तरीके के जो मुद्दे जो विपक्षी पार्टी उठा रही थी उनको भी बढ़ाने का उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं
अगर 2022 में दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, अगर वो कहते हैं कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि जनता किसको सत्ता पर काबिज करती है और किसकी सरकार बनने के बाद जो वादे और दावे लगातार सारी पार्टियां कर रही है, वो कितना फायदा जनता को मिलेगा और कितने दावे और वादे उनके हैं वो पूरे होंगे। तो बिल्कुल संचित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, उत्तराखंड में कोरोना और डेंगू के प्रकोप के बाद अब जीका वायरस को लेकर अलर्ट मोड में है। अलर्ट जारी किया गया है जीका वायरस को लेकर। स्वास्थ्य विभाग का कई शहरों पर विशेष तरीके से फोकस बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी उत्तराखंड में स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिया है। जीका वायरस जिस तरीके से पैर पसार रहा है, फंगिंग कराने के साथ साथ ही स्वच्छता बरकरार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है क्योंकि जीका वायरस मच्छरों में पनपता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, डेंगू के बाद अब जीका वायरस उत्तराखंड में पैर पसार रहा है, अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्या अपडेट आपके पास? उनका देखिए, कोरोना और उसके बाद फिर डेंगू और उसके बाद अब जीका जिस तरह से कुछ राज्यों में, देश के कुछ राज्यों में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, क्योंकि ये मच्छर जनित बीमारी है और मच्छरों से इसका प्रसार होता है, तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया है। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा सभी जिलों के जो सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल अफसर, तो उनको कहा है कि इसकी तैयारी रखी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पतालों पे तैयारी रखने के साथ साथ वायरस जिस मच्छर की वजह से पनपते हैं उनको भगाने का काम किया जाए, उनको मारने का काम किया जाए। इसके लिए फॉगिंग सबसे प्रभावी तरीका अभी तक आइडेंटिफाइड हुआ है, तो बहुत जोर शोर से एक तरह से युद्ध स्तर पे उसको कराने के लिए भी विभाग ने कहा है, तो जिस वजह से जिसके चलते इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। हालांकि सोनिका, एक अच्छी बात यह है कि अभी तक उत्तराखंड में जीका का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से कुछ राज्यों में ये फैल रहा है उसको देखते हुए सरकार एहतियातन इसको लेकर के सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। धीरेन्द्र, अगर बात स्वास्थ्य विभाग की करें तो पहले कोरोना फिर डेंगू, अब जीका वायरस का अलर्ट जारी किया गया है। दोहरी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए होगी, कितना तैयार है अस्पताल प्रशासन? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो कोरोना वायरस का जो दौर चला, एक लंबा 1.25 साल का दौर चला, उसके चलते स्वास्थ्य विभाग काफी तैयार हो गया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी विकास के कार्य हुए, उनको जुटाया गया और उसके बाद वो सारे जो संसाधन थे वो डेंगू मच्छरों के प्रकोप से रोकने में भी काफी मददगार साबित हुए। उनके वार्डों का प्रयोग हुआ और जो फॉगिंग वगैरह उस समय कराई गई, सैनिटाइजेशन का काम हुआ, वो डेंगू को भी उसका प्रसार कम करने में काफी काम आया। अब उसकी तैयारियों को लेकर के जो जीका है, इसके लिए कुछ अलग से तैयारियां नहीं करनी, क्योंकि संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं। विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पे है, क्योंकि कोरोना भी अभी घोषित तौर पे खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं वो काफी, और उस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, क्योंकि विभाग पूरी तरह से तैयार है। और अभी तक कोई मामला ऐसा मिला भी नहीं है जीका का, लेकिन एहतियातन सरकार ये काम कर रही है, विभाग ये काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में कम से कम जीका का प्रसार होना हम कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगा, उसको समय रहते काबू कर लिया जाएगा। धीरेन्द्र, जिस तरीके से जीका वायरस फैलता है मच्छरों के द्वारा, खासतौर पर विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए आजकल क्या है कि बीमारियों से बचने का जो सबसे प्रभावी तरीका है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जिस वजह से वो बीमारियां पैदा होती हैं उनको उस वजह को ही आइडेंटिफाइड किया जाए, प्रसारित किया जाए और लोग उससे सतर्क रहें, बचे रहें। तो इस वजह से सरकार का भी इस पे पूरा जोर है और तमाम जन माध्यमों द्वारा, चाहे संचार के जो अलग अलग साधन सरकार के पास, उनके माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रही है कि जीका वायरस किस तरह से होता है, कौन से मच्छर से पैदा होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसके प्रसार को किस तरह से रोका जा सकता है। इन सारे प्रचार माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार सरकार करा रही है, व्यापक तौर पे करा रही है और उसका असर भी धरातल पे दिख रहा है और यही कारण है कि अभी तक उत्तराखंड में जीका का कोई मामला सामने नहीं आया है। ठीक है धीरेन्द्र, आप मेरे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड के सीएम 15 नवंबर को कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, कुमाऊं का दौरा करेंगे उत्तराखंड के सीएम 15 नवंबर को। उसके बाद 16 नवंबर तक कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में प्रवास करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कई विकास योजनाओं की घोषणा भी करेंगे सीएम धामी इस दौरान। वहीं जानकारी मिल रही है कि युवाओं और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। 15 नवंबर को
कुमाऊं का दौरा है। वहीं 16 नवंबर तक कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में प्रवास करेंगे। बेहद अहम ये दौरा हो जाता है। विधानसभा चुनाव होने से पहले लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम धामी और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया जा रहा है, घोषणाएं की जा रही है और इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। धीरेन्द्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपने सुना 15 नवंबर को कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है चुनाव से पहले? बिल्कुल सोनिका, देखिए 15 और 16 नवंबर 2 दिन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा का भी दौरा होना है और खासकर जो उनका दौरा है वो कुमाऊं मंडल में ही होगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री भी वहां होंगे। और बता दूं कि कुमाऊं से ही मुख्यमंत्री आते हैं, जो खटीमा विधानसभा उधम सिंह नगर जिले में आती है और कुमाऊं मंडल का एक अहम हिस्सा है। तो इस तरह से देखें, कुमाऊं के मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान है और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री कुमाऊं के ही दौरे पे हैं। पिथौरागढ़ में लगातार उन्होंने कई जनसभाएं की, कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण किया। किस तरह से कल डीडी हाट में स्वामी विवेकानंद की प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण किया। तो इस तरह से देखे कुमाऊं मंडल में चूंकि हरीश रावत कुमाऊं से आते हैं तो बीजेपी को कहीं न कहीं लगता है कि हरीश रावत शायद वहां कुछ चुनौती पेश कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से बीजेपी का पूरा फोकस जो है कुमाऊं मंडल पे है, हर वर्ग के लोगों पे है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या जो युवा वोटर्स है उन पर भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री लगातार युवाओं को साधते हुए भी दिखते हैं। जो बेरोजगारी की समस्या है, जो उन्होंने 22,000 रोजगार देने की बात की है, वो उन युवाओं को ध्यान में रख करके की गई और उससे सरकार काफी गंभीरता से काम भी कर रही है। तो इन 2 दिनों में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ कुमाऊं की धरती पे होंगे और मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे तो निश्चित रूप से कुमाऊं मंडल के लोगों को कुछ बड़ी सौगात मिलेगी, इसकी पूरी संभावना है उनका। और मुख्यमंत्री का जो सघन दौरा है कुमाऊं का, वो चुनावी लिहाज से भी काफी पार्टी के लिए अहम है, क्योंकि यह पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। तो इस तरह से देखें तो जो दौरा है मुख्यमंत्री का, एक तूफानी दौरा हो रहा है और अभी तक प्रदेश के समस्त सभी 13 जिलों के दौरे मुख्यमंत्री एक नहीं 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं। तो इस तरह से देखें कि अगले आने वाले जो 50 दिन हैं चुनाव के पहले के, वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बीजेपी के वो भी कह चुके हैं कि पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उस मुहिम पे, उस मिशन पे पार्टी के संगठन के लोगों के साथ साथ सरकार के लोग भी डटे हुए हैं और हर वर्ग को अपने आप से प्रभावित करने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। और इसके चलते जनता को बहुत सारी सौगातें मिलेंगी, बहुत सारे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री की खासियत यह है कि वो जो भी घोषणाएं कर रहे हैं साथ साथ उसका शासनादेश यानी जीओ भी करवाते चल रहे हैं, जिससे वो धरातल पर भी उतरती जा रही है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सोनिका, अभी 2 दिन में 15 और 16 नवंबर को जो उनका कुमाऊं दौरा, उसमें क्या कुछ करेंगे इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन ये तय है कि कुमाऊं मंडल के लोगों को कुछ बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से सीएम धामी लगातार तूफानी दौरे पर है, देखा जाता है कि अपने दौरे के दौरान जब भी वो संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो खास तौर पर लेते हैं। क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी के चेहरे का पूरा इस्तेमाल उनकी तरफ से भी किया जा रहा है? सोनिका, देखिए बिल्कुल पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो तो उसका बीजेपी की तरफ से कम सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। और आपने देखा होगा 2017 का विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे लड़ा गया था और इनको प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। और उसके बाद त्रिवेंद्र रावत और तत्कालीन में जो बड़े नेता थे बीजेपी के, प्रकाश पंत, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, वो मुख्यमंत्री की रेस में रहे और अंततः त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो निश्चित रूप से इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे सरकार का नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी संगठन के लिए सबसे बड़ा चेहरा होंगे वो पुष्कर सिंह, वो नरेंद्र मोदी ही होंगे निश्चित रूप से, आप ये मानिए। और बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हालांकि 2022 में क्या कुछ होना है परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, किसका चुनाव करती है देखना होगा। फिलहाल बहुत इस बुलेटिन में इतना ही, और जिस तरीके से तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।